जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज चौधरी और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और ये जो क्लास होगा वो बिहार स्टेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए होगा। और खासकर बीपीएससी टीआर 4 के जो भी स्टूडेंट है वो ये क्लास को देख सकते हैं। चलिए मैं आपका टाइम को न गवाते हुए और मैं अपना क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, आज मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो आपने रडार का तो नाम सुना होगा, तो बोले इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ध्यान से आप देखिएगा, इसका प्रयोग किस लिए होता है वो आपको मैं बताता हूँ। रुक जाइए, पहले इसको ले आता हूँ। और ये नीचे आ गया और पहला क्वेश्चन ये लग रहा। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहले बोला कि विमान पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, और बी में बोल रहा रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करने के लिए, सी बोला दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाने के लिए। तो आपको पता है कि रडार का प्रयोग आप किस लिए करते हैं तो दूर में कोई वस्तु होता है तो उसका पता लगाने के लिए लोग रडार का उपयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि उसमें क्या था कि जो कोई मतलब फाइटर जेट भारत में आता था तो रडार के थ्रू जो होता है वो इंडिया को सिग्नल मिल जाता था, मैसेज आ जाता था कि हाँ भाई आपके सीमा में कोई जो जो एनिमी का जो फाइटर जेट है वो आ चुका है जो बात है। तो रडार का उपयोग जो होता है नॉर्मली दूरस्थ वस्तुओं का पहचान करना और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बंद संवाहक पास के माध्यम से विद्युत क्षेत्र का अभिवाह समय के साथ बदलता है। जैसे फाई ई इज इक्वल टू 50t² प्लस 10t प्लस में 2 Vm तथा विस्थापन धारा समय t बराबर 2 सेकंड पर एप्सिलॉन नॉट के माध्यम में डैश है। मतलब मुझे मेरे से विस्थापन धारा पूछ रहा है, और विस्थापन धारा अगर आप लोग को पता होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो, और नहीं पता होगा तो आप निकाल नहीं सकते हो। जो बात है, आपने मैक्सवेल का समीकरण पढ़ा होगा। मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिया था और ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ना था आप लोगों को। चलिए मैं इसको बताता हूँ। और विस्थापन धारा का फॉर्मूला होता है ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अब बाय dt, ऐसा कुछ था। वैसे डी ई बाई डी टी होता है, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया और यहाँ पर डी फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50t का स्क्वायर प्लस में 10t अब प्लस कितना दिया हुआ है 2, और इसे क्या करना है आप लोगों को अवकलन करना है। इसका अगर आप लोग अवकलन कर दोगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू अब 50t² का अवकलन कितना होगा, तो इसका होगा 100t 100t हो जाएगा प्लस में 10t का अवकलन कितना 10t का हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और 2 का तो 0 हो जाता है। t इज इक्वल टू कितना दिया है, t इज इक्वल टू आपका दिया है 2 सेकंड दिया है, तो इसमें t बराबर 2 सेकंड आप डाल दो। तो जब आप डालोगे तो एप्सिलॉन नॉट 100 गुना में आ गया 2 और प्लस में हो गया 10, तो 100 गुना 200 और प्लस में 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना 210 एप्सिलॉन नॉट, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 210 एप्सिलॉन नॉट। विस्थापन धारा का ये वैल्यू मेरा एप्सिलॉन नॉट के माध्यम में हो जाएगा मेरा। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट हो जाएगा। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और जरूर बताइएगा। याद रखिएगा, बिना कॉन्सेप्ट का आप चाहिएगा फिजिक्स को अच्छा से पढ़ रहे तो वो पॉसिबल होने वाला नहीं है। आपके पास कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, और कहीं दिक्कत हो तो आप मैसेज करोगे, आप कमेंट करोगे। याद रखना, अगर कमेंट नहीं करोगे तो दिक्कत आप ही को होने वाला है। और एक चीज और, अगर आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ चुके हो या लाइन बाय लाइन आप पढ़ते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल वहां से मिलने वाला है। जो बात है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन को आप पढ़ लीजिए, तभी आपका एस्टेट हो या टीआर 4 का आप एग्जाम निकाल पाओगे। जो बात है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है वो देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मेरा बोला जा रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि तीव्रता 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, के एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 गुना 10 के पावर -3 कूलम मीटर विद्युत आघूर्ण वाले द्विध्रुव को उसके स्थिर संतुलन की स्थिति से मतलब स्थिर संतुलन की स्थिति से अस्थिर संतुलन की स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य, ऐसा कुछ क्वेश्चन बोल रहा है। जो बात है, तो यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा सा उधर भाग गया था,
हाँ अब ठीक है, अब सही, मुझे गणना करना है। तो अब ध्यान से आप देखो कि आपको करना क्या है, कार्य निकालना है। तो W बराबर कितना होता है, PE होता है cos थीटा 1 और माइनस होता है cos थीटा 2। तो कहा क्या रहा है कि स्थिर संतुलन से अस्थिर संतुलन तक घुमाने में किया गया कार्य को आपको निकालना है। तो स्थिर संतुलन कितना डिग्री पर, 0 डिग्री पर माना जाता है, और अस्थिर कितना पर माना जाता है, तो 180 डिग्री पर माना जाता है। तो अगर आप थीटा बराबर कितना डाल दोगे, 0 डिग्री थीटा 1, और थीटा 2 आप डाल दोगे कितना डिग्री, 180 डिग्री डाल दोगे। तो यहां से आपका जो क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा। याद रखो, मेहनत करोगे तभी कुछ होने वाला, बिना मेहनत से कुछ भाई होने वाला नहीं। और आप जो लोग जो हो 11th 12th के छात्र नहीं हो, जो बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बउआ रे ऐसे कर, बच्चा रे ऐसे कर, नहीं। आप लोग शिक्षक साथी हो, आप लोग कहीं ना कहीं शिक्षक बनने वाले नहीं, बनने वाले हो। और सब कुछ सही रहा, भगवान ने अगर चाहा और आपका अगर मेहनत ने अगर चाहा तो आप शिक्षक बन भी जाओगे। तो W इज इक्वल टू जो होगा, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो P का वैल्यू दिया हुआ है 3 गुना 10 के पावर -3 दिया हुआ है। E का वैल्यू दिया हुआ है 10 के पावर 4 दिया हुआ है। आप cos कितना डिग्री, तो थीटा 1 0 डिग्री है, और थीटा 2 कितना डिग्री आपका है, 180 डिग्री है। यानी कि 3 गुना 10 के पावर -3 है, और यहाँ पे प्लस में 4 है, तो बेसमान तो गुना में घात जुड़ जाता है। तो घात जब जोड़िएगा तो यहाँ 10 की पावर 1 चला आएगा। अच्छा, अब cos 0 का मान 1 होता है, और cos 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो आप इसको 2 से गुना कर, 1 2 हो जाएगा, 2 से गुना कर दोगे तो 3 गुना 6 10 यानी कि 60, और यहाँ लगा लो जूल लगा दे। किसी डाइपोल को अगर आप संतुलन की स्थिति से असंतुलन की स्थिति तक घुमाते हो तो उसका जो कार्य का जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला नॉर्मली ऐसे होता है, W = 2 लगा दो, PE लगा दो, इस पर बनाओगे तो फिर भी आपका वही आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। और मैं ऐसे सॉल्व कर दिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझदार हो, होशियार हो, आप लोग समझते हो। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि, ठीक है ना, हाँ, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घन खोखले ब्लॉक के केंद्र पर 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, तो घनीय ब्लॉक के सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश स्थान की विद्युतशीलता का पता लगाना है। मतलब क्या बोल रहा है, घन है और घन के भीतर में उसके केंद्र पर जो 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन को रखा गया। मेरे से पूछ रहा है घन का फ्लक्स कितना होगा, तो घन का फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi = Q होता है इनसाइड Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब घन के भीतर में कितना आवेश है वो मुझे मांगता है। तो आवेश नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो Q बराबर तो Ne होता है बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो N कितना दिया हुआ है, 10 के पावर 20 दिया हुआ है, और E का वैल्यू होता है 1.6 और गुना 10 के पावर -19 होता है। अब बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं डालना, क्योंकि कुछ ऑप्शन जो है ना मेरे एप्सिलॉन नॉट में ही दिया हुआ है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग को डालने की आवश्यकता नहीं है, जो बात है। तो यहां से आप करोगे तो 1.6 गुना 1 आपका 10 मिल जाएगा, प्लस 20 था, माइनस में 19 है, 10 का पावर तो ऐड होगा तो एक 10 बच जाएगा, और बाय कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 16। अब बाय मेरा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन को मैं प्रस्थान करता हूं, देखता हूं अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग दिक्कत है। समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित होता है, यानी ऊर्जा कहाँ पे संचित होता है, सो मेरे से पूछ रहा है। ऑप्शन ए बोला धनात्मक प्लेट में, ऑप्शन बी बोला ऋणात्मक प्लेट में, या ऑप्शन सी बोल रहा है मेरा कि दोनों प्लेट के बीच परावैद्युत माध्यम में। परावैद्युत माध्यम जानते हो ना, दोनों प्लेट के बीच का जो जगह जो होता है, जिसमें आप लोग कभी कभी जस्ता को भर देते हो, कभी कभी उसमें वायु, नॉर्मली उसमें वायु रहता है। तो कह रहा है कि जो ऊर्जा होता है ना वो कहाँ संचित होता है, तो ऊर्जा दोनों प्लेट के बीच में जो परावैद्युत माध्यम होता है ऊर्जा उसमें संचित होता है। आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा कौन सा, तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमारा, अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है समांतर प्लेट संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा E है और प्लेटों के बीच विभवांतर भी है, तो E, V से किस प्रकार संबंधित है, यानी E और V किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, मेरे से ये पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है, पहले ऊर्जा का फॉर्मूला याद करो। तो E होता है E = 1/2 CV का स्क्वायर होता है।
तो भाई सी तो धारिता होता है, धारिता कांस्टेंट होता है। तो धारिता देखिए किसी संधारित्र की धारिता नहीं बदलती है, संधारित्र की जो धारिता होती है वो उसके मतलब जैसे समांतर पट्टी का है तो उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, उसके बीच का दूरी पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे धारिता को कांस्टेंट माना गया, ये कांस्टेंट होता है। तो अगर आप इसको 1/2 तो कांस्टेंट ऑलरेडी है, इसको आप हटा दोगे ना तो E प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा V का स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन देख लो कौन सा करेक्ट है, आप इसमें टिक लगा सकते हो। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा किसके बराबर होता है। ठीक है ना, समांतर प्लेट संधारित्र में जो संग्रहित ऊर्जा होता है वो किसके बराबर होता है। तो ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता होगा कि U इक्वल टू कितना होता है, E इक्वल टू कितना होता है। तो मैंने जस्ट कुछ पहले मैंने बताया था कि E इक्वल टू होता है E इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर। आप ऊर्जा के लिए E का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप U का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है ना V इक्वल टू याद करो C इक्वल टू Q/V होता है। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे Q का वैल्यू तो कितना होगा, C इंटू V होगा। ऑप्शन दिया हुआ है Q के फॉर्म में दिया हुआ है ना और C के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ से V का वैल्यू निकालो तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। और अगर आप यहाँ डाल दोगे तो 1/2 अब इंटू हो जाएगा C। अब V का वैल्यू कितना डाल दोगे, Q/C का स्क्वायर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1/2 C इंटू Q स्क्वायर बाय C का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो Q स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर यानी Q स्क्वायर अब बाय हो जाएगा आपका 2C। ये मेरा ऊर्जा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा ऊर्जा का मान हो जाएगा, ये मेरा ऊर्जा का वैल्यू हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा लाइटिंग वोटिंग का। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2C मेरा सही, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायनमो एक उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है। तो आपको पता है कि डायनमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनमो का काम ही होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो डायनमो ऊर्जा बदलने वाला एक कारक होता है। मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन मेरा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लोग बताइएगा। और याद रखिएगा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ते रहिएगा। और जहां पे लगे कोई प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने का, मैं उस पर ट्राई करूंगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबे समरूप आवेशित तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो है वो E1 दिया हुआ है और 2r पर E2 है। तो E1 और E2 का अनुपात पूछ रहा है, बट्टा में पूछ रहा है। तो ध्यान से पहले देख लो, मेरे पास में क्या है कि एक ऐसे तार है, मान लो इस पर कोई चार्ज होगा, इस पर आवेश रखा होगा, ये आवेश प्लस माइनस कोई भी हो सकता है। इससे पहले बोल रहा है r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना बोला, E1 बोल रहा है। तो E1 का वैल्यू कितना, तो E1 का वैल्यू होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बाय होता है लैम्डा बाय, जो दूरी होगा वो लगा दो। फिर कह रहा है कि यहीं से कितना दूरी पर, 2r दूरी पर। तो यहाँ का विद्युत क्षेत्र का तीव्रता मैं E2 मानता हूँ। तो यहाँ 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा लैम्डा बाय कितना हो जाएगा 2r। अब कह रहा था दोनों का अनुपात पूछ रहा था, अनुपात मतलब दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बाय r से लैम्डा बाय r कैंसिल, मतलब E1 अब बाय E2 का वैल्यू आपके पास कितना चलाएगा, तो यहाँ से आप लोगे ना तो 2/1 यानी कि 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरा 2 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा होती है। और मैंने तो इससे पहले ही बताया था आवेश की जो न्यूनतम मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उससे कम आवेश नहीं होना चाहिए, कम से कम इलेक्ट्रॉन का आवेश तो होना ही चाहिए। तो आवेश की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है, तो इसकी न्यूनतम मात्रा होती है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम न्यूनतम मात्रा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि द्विध्रुव का आघूर्ण P
और क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो बल आघूर्ण इसमें से कितना होगा। मतलब देख क्या बोल रहा है कि पहले बल आघूर्ण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा होता है। तो कह रहे पता है कि पी और ई के साथ कोण कितना का बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। तो जब 90 डिग्री का बनाता है तो यहाँ पे डाल दो ना पी ई, साइन कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी कि पी ई इंटू लगा लो 1, तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो गया पी इंटू ई। तो मेरा जो बल आघूर्ण होगा वो मेरा पीई के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन का जो आवेश ईएसयू में कितना होता है, ईएसयू में पूछ रहा है ना। तो ईएसयू में आपको पता होगा 4.8 गुना 10 की पावर माइनस 10 के बराबर होता है। ये ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। तो भाई स्थिर विद्युत क्षेत्र तो संरक्षित होता ही है, संरक्षित कंजर्वेटिव होता है ना। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में पढ़ा होगा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो संरक्षित होता है। तो यहाँ पे हाँ ये संरक्षित होता है जो बात है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन सब जो है ना आपका मॉडरेट क्वेश्चन है। मॉडरेट मतलब इसमें थोड़ा हल्का भी क्वेश्चन डाला हुआ है, थोड़ा वास्ट भी क्वेश्चन, थोड़ा भारी भी क्वेश्चन था। लेकिन मतलब ये क्वेश्चन अब ऐसा है कि आप इसमें से अगर 20 क्वेश्चन होगा तो 20 में से आप 15-17 क्वेश्चन आप बना सकते हो जो बात है। ऐसा क्वेश्चन आज का सेशन को रखा गया था, मतलब मिला जुला के अच्छा सेशन आज का होने वाला है जो बात है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है आवेशित चालक सतह पर क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो सतह पर जो विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होता है वो सतह के लंबवत होता है, याद रखिएगा सतह के लंबवत होता है। तो लंबवत मेरा टिक लगा दो, लंबवत कहाँ पे गिरा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आवेश का कारण क्या होता है। आवेश का जो कारण होता है आप लोगों को पता होगा कि आवेश का कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरा वस्तु पर जाता है तो आवेश का वो कारक बनता है, यानी कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धन आवेशित हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो आपका ऋण आवेशित हो जाता है। तो जब भी पूछता है कि आवेश का कारक क्या होता है तो आप क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि स्थानांतरण उसका कारक होता है। याद रखना, भेजा में घुसा के रखना इस सब चीज को। जितना चीज बता रहा हूँ सब चीज को रिमाइंड कर लो, याद कर लो अच्छा से। याद नहीं करोगे तो आगे जाकर आपको दिक्कत होने वाला है, ठीक ना। और मेहनत करिए, मेहनत नहीं करोगे ना तो फिर ये एस्टेट का मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। कितना लाठी जो खाया है उससे जाके पूछो कि कितना मेहनत से एस्टेट तुम्हारा आया है, ठीक ना। लोग बच्चा सब कितना दिन आंदोलन किया है, कितना बार आंदोलन किया है, छात्र नेता लोग कितना स्ट्रगल किया है, लोग कोर्ट केस भी किया था, तब जाके एस्टेट का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है। तो जिन्होंने लाठी खाया, जिन्होंने पिटाई जिनको लगा तो उनकी कुर्बानी को व्यर्थ जाने मत देना जो बात है, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन बोल चलता हूँ। इसका तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र का बीमा होता है। तो विद्युत क्षेत्र का बीमा तो हर किसी को पता होगा कि विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, ई बराबर एफ बाई क्यू होता है। तो फोर्स के लिए क्या होता है m(L(T)-2 होता है, चार्ज का हो जाता है A(T) हो जाता है, चार्ज का A(T) हो जाता है। अब इसको A(T) को ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा आपका, देख लो m(L)(T)-2 था, ए वो T और चला गया था T-3 हो जाएगा, A ऊपर गया तो A के पावर -1। ये इसका विद्युत क्षेत्र का आपका बीमा हो जाएगा, यानी mL(T)-3 A-1 कहाँ पे है, mL(T)-3 A-1। ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खोखला चालक के भीतर में विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। भाई आपको पता है खोखला चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होता है, हमेशा 0 होता है, सबको पता है भाई यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन लगा दो 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कूलम बल होता है। याद करो कूलम बल कैसा बल होता है, केंद्रीय बल होता है नहीं, और ये दो आवेश के केंद्र से केंद्र के बीच काम करता है। कूलम बल को लोग विद्युत बल भी बोलता है, विद्युतीय बल इसी को कहा जाता है। तो कूलम बल मेरा क्या है, तो केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी, यानी ए बी मेरा क्या हो जाएगा, ए बी मेरा दोनों हो जाएगा, ठीक है। और मेरा जो हो गया वो लास्ट क्वेश्चन, अब ये लास्ट क्वेश्चन आने वाला है और इस क्वेश्चन को देखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको पता है कि 6.25 10 की पावर
18 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको याद होगा। चलो देखो Q बराबर कितना होता है, Ne होता है, तो N बराबर यहाँ से निकालोगे तो Q बाई कितना E हो जाएगा, जहाँ N होता है इलेक्ट्रॉन का संख्या, Q होता है आवेश होता है और E मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, तो N इज इक्वल टू आपका Q कितना दिया 1 कूलम, तो लगा लो 1 कूलम, E का वैल्यू होता है 1.6 और 10 के पावर माइनस 19 कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, ये डेसिमल चला गया तो यहाँ पर 10 आ गया, तो 10/16 और ये पावर ऊपर ले जाओगे तो 10 के पावर हो गया प्लस 19, अंश छोटा है हर बार है, तो काम करो यहाँ से क्या करोगे भाई, और इसको आप करोगे कैसे, तो एक 10 ले लो तो 10 गुना 10 अब बट्टा कितना हो गया आपका डिवाइड हो गया 16, यहाँ 10 की पावर कितना आ गया, 10 की पावर आपका 18 हो गया, तो यहाँ से हो गया 100 अब बाई 16 अब गुना 10 की पावर 18, अगर कट करोगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6.25 10 की पावर 18, इतना इलेक्ट्रॉन होगा कितना में 1 कूलम आवेश में। मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर ए, मेरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा जो सेशन था इतना ही था और क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उम्मीद है आप लोग से अच्छा बना होगा और आप लोग मेहनत करते रहिएगा, नहीं मेहनत करिएगा तो फिर दिक्कत है, एस्टेट आप लोग पास नहीं कर पाइएगा और एस्टेट जब नहीं पास कीजिएगा तो TR4 में आप लोग बैठ नहीं पाइएगा। आपको तो पता है कि जो सीटेट होने वाला था वो सीटेट तो हुआ नहीं, जुलाई का सीटेट नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं तो आपके पास मौका ही एस्टेट ही है। अगर आप PG कर चुके होंगे, MSc आपका क्लियर होगा तो आप 11-12 के टीचर बनने के पात्र आप लोग रखते हैं जो बात है, और PG नहीं ग्रेजुएशन होगा तो आप लोग जो है जो क्या बोलते हैं उसको 9th 10th टीचर बनिएगा, ध्यान से रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।